YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। आज हम बात कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। जैसा कि आपको पता है कि बीएड के सेकेंड ईयर का भी ये कोर्स है और यूजीसी नेट में भी पेपर 2 अब ये शामिल किया गया है। तब हम क्या है मार्गदर्शन? व्हाट इज गाइडेंस? गाइडेंस आमतौर पर मार्गदर्शन को कहते हैं हिंदी में। किसी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में जो मदद दी जाती है वो मार्गदर्शन कहलाता है। पूछता है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों है? मार्गदर्शन की आवश्यकता कई कारणों से है। किसी व्यक्ति विशेष का समाज रहन सहन कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका कंडीशन, उसके घर की स्थिति कैसी है, उसके पास जो उसकी विल है एजुकेशन सेक्टर में जाने का, जो उसका इच्छा है वो कैसी है, उसके साथ जो स्थिति है, जैसे मान के चलो कोई आदमी एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन चाहता है और फिजिकली फिट है वो नहीं है, तो उसको मार्गदर्शन चाहिए। और उसकी जो आदतें हैं और जिसकी वजह से वो अपने सब्जेक्ट एरिया में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए उसको गाइडेंस की आवश्यकता है। समझना पड़ेगा, गाइडेंस के बिना कोई भी चीज़ों को हासिल नहीं किया जा सकता। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सबसे मशहूर डिफिनेशन कुरान कुरो की डिफिनेशन है, उस पर विचार करते हैं। वो कहते हैं कि गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, इट इज नॉट द इम्पोजिशन ऑफ द वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर पर्सन, इट इज नॉट द मेकिंग डिसीजन फॉर एन इंडिविजुअल विच ही और शी मेक्स फॉर हिमसेल्फ, इट इज और हरसेल्फ, ओके, इट इज कैरिंग द बर्डन ऑफ द अनदर पर्सन। कहने का अर्थ यह है कि गाइडेंस किसी को सलाह दिया जाता है, उस पर थोपा नहीं जाता है। वो किसी एक पर्सन का व्यू है, वो किसी पे थोपा नहीं जाता है, उसको बताया जाता है। अगर दूसरा पर्सन आपकी इस व्यू को मानता है, इंडिविजुअल उसको मानता है, कोई पर्सनली उसको मानता है, कोई व्यक्तिगत रूप से मानता है, तो वो उसको लेके चलता है। आप किसी पे थोपते नहीं है मर्जी, बल्कि ये उसकी अपनी विल होती है। यू हैव टू चेंज हिज और हर व्यूज, ओके। इमेरी स्टोप्स के शब्दों में गाइडेंस क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकने वाला, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें आप मदद करते हैं किसी इंडिविजुअल की, ताकि उसके अंदर जो मैक्सिमम चांसेस हैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने की, जो उसके अंदर योग्यता है वो उसके सामने लाते हैं और इस तरीके से उसका बेनिफिट। जैसा कि मैंने अभी बताया, गाइडेंस क्या है? गाइडेंस सेल्फ डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, यानी कि जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए एक प्रक्रिया है और एक कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। और इसमें इंडिविजुअल पर फोकस किया जाता है, किसी विशेष सिद्धांत पे नहीं, बल्कि किसी एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। गिविंग टेक्निकली एंड प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन, जो टेक्निकली ट्रेंड हो, प्रोफेशनली ट्रेंड हो, उसके द्वारा से। गाइडेंस क्या है कि असिस्टेंस रेदर देन द डायरेक्शन इम्पोजिशन कंपल्सन, उसमें थोपा नहीं जाता है बल्कि उसको समझाया जाता है और इस तरीके से उसको उस लायक बनाते हैं ताकि वो अपने अंदर की योग्यता के द्वारा अपने आप को आगे तक पहुंचा सके, बेनिफिट पहुंचा सके। गाइडेंस लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ नीड्स, एसेट्स, प्लान्स ऑफ एक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ इमोशंस ब्लॉगिंग। जिस तरह के उसके इमोशंस है, जिस तरह के उसके एसेट है, जो चीज़ें उसके पास है, जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को प्लान करके कहीं ना कहीं अपने आप को बेनिफिशियरी बना पाता है, उसका एक प्रक्रिया है। और इस तरह से जो ब्लॉकिंग्स हैं, जो रुकावटें हैं, जो मार्ग में बाधा तत्व हैं, उन सब से वो उभर करके अपने आप को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाता है। गाइडेंस को हम 3 अर्थों में समझ सकते हैं। इसके 3 डोमेन है, एक एजुकेशनल गाइडेंस है, दूसरा वोकेशनल गाइडेंस है और तीसरा पर्सनल गाइडेंस है। तीनों को हमको 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है कि जो शैक्षिक अनुदेशन है उसमें क्या करना होगा, स्कूल लाइफ कैसे गुजारेगा बंदा, उसका पाठ्यक्रम क्या हो, उसके कोर्स के बारे में जो चीजें बतानी होगी, स्कूल लाइफ कैसे। दूसरा ये है कि वोकेशनल गाइडेंस, जहाँ पे व्यावसायिक की बात होती है, तो हमको किसी इंडिविजुअल को बताना होगा कि उसके पर्सनल नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके लिए बेहतर स्कोप किधर है और उसको किस स्कोप को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ताकि वो किस तरीके से अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोग्रेस में जाए, तरक्की करे, आगे बढ़े, ये उसके लिए सही मार्गदर्शन होगा। तीसरा है पर्सनल गाइडेंस। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके पहले का जो एजुकेशनल गाइडेंस था और वोकेशनल गाइडेंस है, ये एक ग्रुप में भी दिया जा सकता है, छोटे समूह, बड़े समूह, क्लास के रूप में भी दिया जा सकता है, व्यक्ति रूप से भी। लेकिन ये जो होता है जहाँ पे इमोशंस की बात होती है, बच्चों के इमोशंस हैं, उसकी प्रॉब्लम्स है, उन सबको देखते हुए उनको पर्सनलाइज करके उनको उन चीजों को उनकी फीलिंग्स पे कंट्रोल होता है। एजुकेशनल, वोकेशनल या पर्सनल, तीनों ही तरह के जो गाइडेंस के डोमेन है, ये 8 अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि सभी के लिए बेनिफिशियरी होता है।
सबसे पहली चीज है कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, यानी कि जो भी कुछ करना चाहते हैं आप, कोई स्टूडेंट हो या अनएजुकेशनल कोई बंदा हो, अगर उसको किसी भी तरह का कोई काम करना है तो उसके बारे में गाइडेंस देना, ताकि उसके बारे में रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसको, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसके बेनिफिट्स, उसके लॉसेस, सबको जान करके तब जाके वो काम करे। दूसरा होता है कि वो सेल्फ इन्वेंटरी सर्विसेज है, जिसमें वो जानता है अपने अंदर की उन छिपी हुई योग्यताओं को, उसको निकाल करके, निखार करके, उस सारे नॉलेज को एक्वायर करके वो अपने लिए कुछ बेनिफिशियरी प्लान कर सकता है। तीसरा होता है कि पर्सनल डाटा कलेक्शन सर्विसेज, जिसमें कि वो पर्सनल खुद के बारे में और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन सभी तरह की डाटाओं को, जो उसको उस तरह के सर्विसेज में फायदा पहुंचा सकती है और उसके बेनिफिट मिल सकता है, उनको जानता है और उनका इस्तेमाल करना जानता है। काउंसलिंग सर्विसेज यानी परामर्श की सुविधा, ये क्या होता है कि ये गाइडेंस का एक पार्ट है। बाकी इसके बारे में विशेष तौर पर हम समझेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि ये व्यक्तिगत रूप से ही संभव है और पर्सनल कांटेक्ट से ही संभव है। इसमें हम उसको, किसी भी व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत रूप से उसकी हर गतिविधि को ऑब्जर्व करके, एक बार नहीं कई एक बार जान करके, बार बार जान करके उसको दूर करने। इसके बाद क्या होता है, प्रीपरेटरी सर्विस होती है, मतलब अब उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं तो अब उसको प्रिपरेशन करना है, उस एक स्पेसिफिक टारगेट की तरफ, उसको गोल की तरफ, उसके एम्बिशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो उसके लिए प्रिपरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तब जाकर क्या होता है, प्लेसमेंट। जब वो प्रिपरेशन हो जाता है, उसके लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को फुलफिल कर लेता है उसके लिए, तो उसका प्लेसमेंट तय होता है। प्लेसमेंट के लिए कुछ टेक्निकल टर्मोलॉजी होती है जिसको जानना पड़ता है और उसको कोई ट्रेंड आदमी, कोई प्रोफेशनल बंदा ही इसको बता सकता है, तो ये जरूरी होता है। देन जाके क्या होता है कि अब फॉलो अप सिस्टम होता है। फॉलो अप सर्विस में क्या है कि कितना फॉलो वो कर पाया, कितनी कमी रह गई, इसको फिर ऑब्जर्वेशन के जरिए देखा जाता है, बार बार रिपीट करके उसको हम दूर करते हैं। और काउंसलिंग और काउंसलर दोनों के इसमें साथ चाहिए, जिसमें गाइडर जो होता है, गाइडेंस देने वाला जो होता है, उसकी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। और रिसर्च सर्विसेज है, यानी कि जिस काम में उसको कमी लग रही है, जिस तैयारी को उसने पूरा किया है किसी भी एंगल से, चाहे वो फॉलो अप मेथड के जरिए चेकआउट करना चाहे वो प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी की गई हो, चाहे वो प्रिपरेटरी सर्विस हो, चाहे वो काउंसलिंग कराई गई हो, सभी चीजों में उसको रिसर्च के जरिए से जानना पड़ता है कि उसने कितना किया है, क्या कमी है और क्या और उसको करना चाहिए। इस तरीके से उसको दूर किया जाता है, तब जाकर के ये गाइडेंस सर्विसेज कंप्लीट होती है और ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी होती है और बाकी जो नॉन एजुकेशनल बंदा उसके लिए भी बेनिफिशियरी होता है। इस तरह से तीन बातें हमारे सामने मुख्य रूप से आती हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेसन की। पहली चीज ये है कि गाइडेंस इंडिविजुअली होता है, वो किसी प्रॉब्लम से पड़े वो इंडिविजुअल पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें सेल्फ डायरेक्शन होता है, मतलब उसको इस तरीके से गाइड किया जाए कि वो सेल्फ की तरफ सोचने लगे, खुद के बारे में सोचने समझने लगे, योग्यताओं को जानने लगे, कि वो खुद का प्रमोशन निर्देशन के बिना पे कर सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि ऑल गाइडेंस इज एजुकेशन बट ऑल एजुकेशन इज नॉट गाइडेंस, मतलब जो भी गाइडेंस किया गया है, निर्देशन दिया गया है, वो शिक्षा का एक भाग है, लेकिन हर तरह की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती, ये समझना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि परामर्श क्या है, काउंसलिंग क्या है। सबसे पहले चीज समझना पड़ेगा, काउंसलिंग इज अ पर्सनल और इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब कि काउंसलिंग पर्सनली किया जा सकता है और गाइडेंस को पर्सनली भी किया जा सकता है और पर्सनली नहीं भी किया जा सकता है, ग्रुप में भी किया जा सकता है। लेकिन काउंसलिंग कभी भी ग्रुपिंग में नहीं होगा, बल्कि पर्सनली किया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार, बार बार, हर बार, जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार करना होगा। ठीक है, तो ये पहला अंतर है इस दोनों में। सेकंड थिंग इज दैट काउंसलिंग इज अ सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बार बार मिलना पड़ सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बार बार हो सकता है काउंसलिंग के बीच और काउंसलर के बीच, विद इंडिविजुअल विच एम्स टू ऑफर, यानी कि जो उसको ऑफर किया गया है, जो एक खास मकसद के तहत, जो एक गोल के तहत, एम्बिशन के तहत, उसके लिए बार बार मिलना पड़ सकता है। He insists in changing his attitude and behavior, जब तक कि उसके बिहेवियर में, उसके बर्ताव में, उसके नेचर में, उसके एटीट्यूड में डिफरेंस नहीं आ जाए, तब तक बार बार इस चीज को, प्रोसेस को बार बार रिपीट करके देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, फील किया जाएगा। द थर्ड थिंग इज इट इज ऑलवेज पर्सनल, इट कैन नॉट बी परफॉर्म विद अ ग्रुप, यानी इसको कभी भी एक समूह में, छोटा समूह बड़ा समूह का मतलब ही नहीं बनता, इसको पर्सनली देखना होगा, पर्सनली परफॉर्म करना होगा। ये काउंसलिंग इस टाइप की चीज है, इसको ग्रुप में किया ही नहीं जा सकता है। एंड गाइडेंस इज अ मेजर टर्म इन विच काउंसलिंग इज इंक्लूडेड, और अगर देखा जाए तो गाइडेंस का एक छोटा सा पार्ट काउंसलिंग है। काउंसलिंग के अंदर गाइडेंस नहीं, लेकिन गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग इज ऑल्सो ए पार्ट। ओके, इसीलिए गाइडेंस को कई एक बार पर्सनली भी किया जा सकता है, ग्रुप में भी किया जा सकता है, लेकिन कभी भी काउंसलिंग को अकेले ही किया जाएगा, ना कि कभी ग्रुप में किया जा सकता है। काउंसलिंग
Counseling is problem oriented. The aim of the counselor is to find out problems which are affecting your behavior. काउंसलर का ये काम होता है कि वो पता करे कि काउंसलिंग मतलब जिसको काउंसिल किया जा रहा है, जिसको वो परामर्श दे रहा है, वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स को जाने जो अफेक्ट कर रहा है उसके बिहेवियर्स को। फिगर से क्लियर है कि काउंसलर काउंसलिंग के साथ बैठता है, उसकी हर एक गतिविधि पे नजर रखता है, उसकी एक्टिविटी को जज करता है, उसकी कमी को उसके सामने लाता है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में कमी निकालेगा। दोनों को एक बराबर से एक दूसरे को समझने का, एक फ्रेंड की तरह से एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और उसके बाद एक दूसरे के समक्ष वो सारी बातों को रख सकता है। एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ऐसा हो सकता है। इसलिए काउंसलर काउंसली दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि एक बार काउंसलिंग को बोलना पड़ता है तो काउंसलर को सुनना पड़ता है, कि एक बार काउंसलर बोलता है तो काउंसलिंग समझता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से समझ करके एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके एक दूसरे को ऑब्जर्व करके इन चीजों को समझ पाते हैं। Why we need counseling? कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हादसा होता है जिसका इम्पैक्ट असर हमेशा के लिए रह जाता है माइंड पर, और हम जब भी कोई भी ग्रोथ वाला काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं या कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो चीज हमारे लिए बाधा बन के सामने आती है, माइंड में ब्रेकिंग बन जाती है, वो उस काम को करने से रोकती है। और लास्टली इसका सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि वो डिप्रेशन तक चला जाता है। अभी आपके हाल के दिनों में जो आपके सामने घटना हुई है, जिसको बॉलीवुड के लिए बहुत शोकजनक माना जा रहा है, जी, सुशांत सिंह राजपूत की बात मैं कर रहा हूं। और जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से उसने सुसाइड किया, ये सभी को चंबित करने वाला था, लेकिन बाद में मालूम हुआ वो डिप्रेशन का शिकार था। और ऐसी कई हादसा इसके पहले भी हो चुके हैं जो इस हादसा के आने के बाद ताजा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिप्रेशन तक जा सकता है, तो इससे बचना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, बॉडी इमेज काउंसलिंग। कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में एक इमेज होता है अपनी बॉडी को लेकर के, बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर के, और उसके लिए हम तरह तरह के उपाय खोजते हैं और ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करता है, आगे बढ़ने से रोकता है। कई बार क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर काउंसलिंग, यानी कि कई बार हम डाइट करने लग जाते हैं और ईटिंग डिसऑर्डर मेंटेन हो जाता है उसमें, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। उसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है और पर्सनली काउंसलिंग करना पड़ता है इसके लिए। जो उसके लिए परफेक्ट बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, उससे आपको मिलना पड़ता है। फैमिली काउंसलिंग होता है, कई बार क्या होता है फैमिली के अंदर, वाइफ हस्बैंड के अंदर, बाप बेटे के अंदर, ठीक है, बेटे बेटी के अंदर, तो आपसी जो रिलेशन होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो उसके लिए फैमिली काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ जाती है। कई एक बार क्या होता है पेरेंटिंग काउंसलिंग, कई एक बार पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ एक तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है पेरेंटिंग काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। कई एक बार क्या होता है लाइफ ट्रांजिशनिंग काउंसलिंग। तो लाइफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जिंदगी में जो उथल पुथल होती है उसका इम्पैक्ट आपके आने वाली लाइफ पर और आने वाली जिंदगी के हर घटना के ऊपर पड़ने लगता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ती है। और ये विदाउट काउंसलिंग, विदाउट पर्सनल कॉन्टेक्ट, विदाउट पर्सनल नोविंगनेस ये चीज पॉसिबल नहीं है, जो कि गाइडेंस बिना जाने हुए भी एक ग्रुप में भी हो सकता है, ये पर्सनली ही हो सकता है। काउंसलिंग डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी इमोशन से जो संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए, इमोशनल हो जाता है कई बार बंदा, तो उसके लिए, ठीक है। और उसके अलावा बिहेवियर में जो चेंजेस आनी चाहिए उसके लिए, जो कुछ एबनॉर्मल टाइप की चीज़ें होती हैं जो जनरली आम आदमी में नहीं पाए जाए और उस तरह की कोई एक्टिविटी किसी एक विशेष बंदे में पाई जाए, तो उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है। काउंसलिंग इज गिवन बाय ट्रेंड पर्सन नोन एज काउंसलर। ये सिर्फ काउंसलर ही दे सकता है, किसी भी बंदे से ये संभव नहीं है। काउंसलिंग इंप्लाइज अ पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें काउंसलिंग यानी जिसको ट्रेंड किया जा रहा है और काउंसलर दोनों के बीच पर्सनल रिलेशनशिप होना जरूरी है बिटवीन टू इंडिविजुअल, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। काउंसलिंग इज स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर होता है, तो सिस्टमेटिक वे से लगातार बार बार कंटिन्यूअसली उसका ऑब्जर्वेशन, उसको बार बार ऑब्जर्व करना, उसके बारे में जो चेंजेस आ रही उसको देखना, है ना, इस तरीके से उसको परफॉर्म किया जा सकता है। काउंसलिंग इज परमिसिव, मतलब बिना परमिशन के नहीं हो सकता है, दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोपा नहीं जा सकता है, कभी भी इम्प्लाइज नहीं किया जाएगा, बल्कि परमिसिव होगा, उसकी मर्जी के साथ काउंसलिंग को चेंज किया जाएगा। इसके बाद है काउंसलिंग इज डायनेमिक। डायनेमिक इन द सेंस कि दोनों को एक दूसरे को समझना है, ऐसा नहीं कि काउंसलर सब कुछ उस पर थोपे जाए, वो उसको सुनता जाए, उसको करता जाए। कई एक बार काउंसलिंग की बात को काउंसलर सुनेगा, उसको फॉलो अप करेगा, उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के माइंड के अकॉर्डिंग एक दूसरे को चेंज लाएंगे, एक दूसरे के अंदर चेंज लाएंगे, बिहेवियर में चेंज लाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक। ओके, द इंटरव्यू इज द बेसिक टेक्निक फॉर काउंसलिंग प्रोसेस।
इज द बेस्ट टेक्निक फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब साक्षात्कार के द्वारा ही काउंसलिंग किया जा सकता है। और कई बार लोग कहते हैं ग्रुप काउंसलिंग, इट इज मिथ, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता, इट इज एनोमली, ये कभी संभव नहीं है, ये गलत मिथ है। एम ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग इज एम्ड एट द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब ये है कि काउंसलिंग का सिर्फ यही मकसद होता है, गोल होता है कि किसी भी तरीके से जो इंडिविजुअल है उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। काउंसलिंग रिलीज द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड कंपल्सन, यानी जो उस पर थोपा गया है, उसको लग रहा है कि उसका कंपल्सन उस पर थोप दिया गया है किसी तरह से, उस इन्फीरियरिटी को, उस कमी को दूर करने का नाम है, उसको हटाने का नाम है, उस फीलिंग्स को हटाने का नाम है। द पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू मेक काउंसली चीयरफुल टू गेन कॉन्फिडेंस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो सामाजिक जो ताना बाना है उसके साथ मिल करके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना ले और उस तरीके के हर एक्टिविटी में वो अपने आप को प्रॉपरली इंगेज रख पाने में सक्षम हो पाए। इस चीज का नाम है, यही उसका मकसद है। E.G. विलियमसन डायरेक्टिव काउंसलिंग को फेवर करते हैं। वो कहते हैं इट इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग सिस्टम। मतलब ये कि इसे परिप्रेक्ष्य या सूचनात्मक या सलाहकार या केंद्रित परामर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ये डायरेक्टिव काउंसलिंग का जस्ट रिवर्स है। इसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो काउंसलर की नहीं, काउंसली की होती है। और दूसरी तरफ इसमें क्या होता है, छात्र को सलाह दिया जाता है, सलाहकार छात्र को सलाह देता है, ठीक है। परामर्शदाता जो है वो स्थिति को नियंत्रित करता है, परामर्शदाता स्थिति को नियंत्रित करने का काम करता है। काउंसलर ज्यादातर समय बात करता है, ठीक है। इसमें फोकस व्यक्ति पर नहीं बल्कि समस्या पे होता है, जबकि आपको याद होगा डायरेक्टिव में क्या था कि समस्या पे नहीं व्यक्ति पे फोकस करते हैं। तो ये ठीक रिवर्सल है। इसके बाद क्या होता है, परामर्शदाता आधिकारिक व्यक्ति होता है जो निर्णय लेता है, यानी परामर्शदाता आधिकारिक व्यक्ति है, सिर्फ वो निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय को परामर्श के द्वारा ही व्यक्ति के भावना से जोड़कर उसको समझाया जाता है, उसकी बौद्धिक चेतना से जोड़कर उसको महत्व को समझते हुए, यानी कि काउंसलिंग के महत्व को समझते हुए, उसके पास जो प्रॉब्लम जिस तरह की है उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए तब जाकर के उसको ये कोशिश करता है प्रोवाइड करने की। तो ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सिस्टम डायरेक्टिव काउंसलिंग से बिल्कुल डिफर है, बिल्कुल जस्ट रिवर्सल है। ये विलियमसन ने 6 अलग अलग चरणों में 6 स्टेप्स में विलियमसन ने बताया है कि कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, डायरेक्टिव काउंसलिंग को परफॉर्म किया जाए। सबसे पहले समस्या का विश्लेषण करके, मतलब पहले समस्या को जानेंगे, उस समस्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या है कि सिंथेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बारे में, उसके पीछे का जो रीजन है उसको जानेंगे। फिर डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम, ताकि समस्या का निदान हो सके। समस्या के भविष्य की जो भविष्यवाणी है वो भी जानना होगा, क्योंकि आगे कहीं वो उसको दोबारा दिक्कत तो नहीं देने वाली है उस तरह की समस्या, तो उसको भी दूर करना होगा। परामर्श और एवं उपचार, परामर्श के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, ट्रीटमेंट के जरिए उसका उपचार होगा। अनुवृत्तियों में मूल्यांकन और फॉलोअप करना है और उसका इवैल्यूएशन करना है, ताकि इसमें वो किस हद तक सक्षम होगा इन प्रॉब्लम्स को दूर करने में, उन चीजों को जानना होगा। इस 6 स्टेप के जरिए से हम डायरेक्टिव काउंसलिंग करके, ये विलियमसन बोलते हैं कि इस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए कार्ल रोजर ये मानते हैं, ही इज द बेस्ट सपोर्टर ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग। उनका मानना है कि इट इज द परमिसिव काउंसलिंग, क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग और काउंसली ओरिएंटेड काउंसलिंग। मतलब जब काउंसलर, जिसको काउंसलिंग करेगा तो वो काउंसलिंग के बेस पर या क्लाइंट के बेस पर अगर काउंसलिंग किया जाए, परमिसिव काउंसलिंग हो, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं। कार्ल रोजर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जस्ट रिवर्स है, जस्ट उसका उल्टा है। और इसमें क्या होता है कि छात्र को प्रमुखता दी जाती है, प्रमुख भूमिका में इसमें छात्र होता है, काउंसली होता है, ना कि काउंसलर। काउंसलर चुपचाप रहता है और उसको ऑब्जर्व करता है, उसकी समस्याओं के बारे में जानने का पूरा प्रयास करता है। और काउंसली पूरी तरह से इसमें मेजर रोल में होता है, मेजर रोल में दिखता है और उस पर सिर्फ फोकसिंग करता है,
ठीक है, फोकस भी इसमें काउंसलिंग को ही किया गया है। काउंसलर कभी कभी उसको टिप्पणी कर सकता है, उसको मशवरा दे सकता है बीच बीच में। इस तरह से इसमें काउंसलिंग ही मेजर रोल में होता है। और काउंसलर इसमें काउंसलिंग से क्वेश्चंस करता है और उसके बारे में उसको एक फीडबैक दे करके उसको सोचने पे मजबूर करता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जान सके, उसका रिमूवल वो निकाल सके। रोजर कहते हैं कि द इंडिविजुअल कम फॉर द हेल्प, मतलब इंडिविजुअल या व्यक्ति जो होता है मदद के लिए आता है, एंड मदद की स्थिति आमतौर पर परिभाषित की जाती है। द हेल्पिंग सिचुएशन इज यूजुअली डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन किया जाता है, जनरलाइज नहीं होता है, वो स्पेसिफिक होता है उस वक्त। The counselor encourage the individual for free expression of his feelings, मतलब ये कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसको जो काउंसलिंग है उसको इनकरेज करता है, उसको बार बार उसको उभारता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाले, फ्री एक्सप्रेशन दे सके वो। द काउंसलर हैव टू रिकॉग्नाइज and classify the negative and the positive types of the problems in the counseling, मतलब कि क्लाइंट के अंदर या काउंसलिंग के अंदर जो किस भी तरह की कमी है, जो अच्छाई है, दोनों ही तरह की चीजों को उसके सामने लाता है, उसके समक्ष लाता है, उजागर करता है। परामर्शदाता काउंसलिंग के अंदर या ग्राहक के अंदर एक अंतर्दृष्टि का विकास करता है और उसके बाद काउंसलर एक नई भावना उसके अंदर प्रतिबिंबित करता है, और इस तरह से क्लाइंट में या काउंसलिंग के अंदर बढ़ती हुई आजादी का विकास होता है। और फिर जब दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं तो या तो काउंसलिंग या काउंसलर इस तरह की काउंसलिंग को अब खत्म करने की तरफ इशारा दे सकता है। और तीसरा इक्लेक्टिक या पारिवारिक काउंसलिंग होती है या परामर्श होता है। ये बहुत ही अलग है इन पहले वाले दोनों से, क्योंकि इसमें दोनों शामिल है, दोनों से हटकर नहीं, दोनों को मिलाकर है ये। हेयर काउंसलर एंड द काउंसली बोथ आर एक्टिव एंड बोथ आर कोऑपरेटिव। यहाँ पे काउंसलर हो या काउंसली हो, यानी परामर्शदाता हो या परामर्श लेने वाला हो, दोनों जिसकी काउंसलिंग करनी है, जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग कर रहा है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मददगार होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। बोथ टॉक टर्न बाय टर्न एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व जॉइंटली। दोनों क्या करते हैं, बातचीत बारी बारी से करते हैं और संयुक्त रूप से समस्या का समाधान निकालते हैं। इट इज सपोज टू बी बेस्ट टाइप ऑफ काउंसलिंग, इसको सबसे बढ़िया प्रकार का काउंसलिंग माना गया है, और एफ टी थॉर्न इसको फेवर करते हैं कि ये सबसे बेस्ट अप्रोच है।